हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल में लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में चर्चा करेंगे। लॉर्ड लैंसडाउन ये 1888 में गवर्नर जनरल यानी वायसराय बनते हैं और अगले साल 1889 में प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत का दौरा होता है। पहली बार आपको याद होगा जो प्रथम दिल्ली दरबार लगा था, प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय में, लिटन 1877। तो पहली बार जो है प्रिंस ऑफ वेल्स इन्हीं समय में पहली बार आए थे और दूसरी बार ये है कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय में वो भारत का दौरा करते हैं। 1891 में दूसरी फैक्ट्री अधिनियम बनता है, यानी कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में बनता है। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में बनता है। इसे ही दूसरी फैक्ट्री अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसमें दो बातें प्रमुख थीं। एक बात है कि 11 घंटा से अधिक महिलाओं को कार्य करने से प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब इससे अधिक महिलाओं से कार्य नहीं कराया जाएगा। और दूसरा, 9 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम करने से मनाही कर दिया गया, यानी 9 वर्ष से छोटे बच्चों को काम नहीं कराया जाएगा कारखाने में, और कोई भी महिला 11 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगी। पहले क्या था कि 15 घंटा रात बिरात कभी भी, और अब कहा गया कि महिलाओं को कारखाना में रात में काम के लिए नहीं रोका जाएगा। और दूसरी चीज़ कि 11 घंटे से अधिक वो कार्य नहीं करेंगी। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट कारखाना अधिनियम दूसरे था 1891 का कि बच्चों के लिए 9 वर्ष और महिलाओं के लिए 11 घंटा से अधिक कार्य के लिए मनाही कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण भारतीयों के लिए था 1892 में भारतीयों के लिए इंडियन काउंसिल 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट बनता है। और इंडियन काउंसिल एक्ट के माध्यम से भारत में निर्वाचन सिद्धांत प्रारंभ होता है। भारत में निर्वाचन सिद्धांत प्रारंभ होता है। याद रहे, यह केवल किताबों में या कागजों के ऊपर ही अभी तक हो रहा है, लेकिन याद रहे कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट के माध्यम से ही भारत में निर्वाचन सिद्धांत की प्रक्रिया को लाए जाने का प्रावधान किया गया। 1893 में डूरंड यानी मार्टिमर डूरंड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है और उस आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि भारत और अफगानिस्तान, उस समय भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में नहीं हुआ था, तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए यह आयोग बनाया गया था। और बाद में जब सीमा का निर्धारण हो गया तो
तो इसे ही डूरंड रेखा के नाम से जाना गया। डूरंड रेखा, आज भी डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा के रूप में अब जाना जाता है। उस समय डूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में दूसरी फैक्ट्री, इंडियन काउंसिल एक्ट, चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ, डूरंड रेखा। अगले वायसराय बने लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 तक गवर्नर जनरल यानी वायसराय रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर अधीन रखेंगे। ये तो बहुत और अधीन रखेंगे, यानी कि एल्गिन द्वितीय का कहना था कि जिसके बल पे यानी तलवार के बल पे हम जीते और अगर हम तलवार चलाना छोड़ देंगे और हम उदारता पे आ जाएंगे तो भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा, इसीलिए तलवार के बल पर ही हम अधीन भी रखेंगे। तो ये एल्गिन द्वितीय का कहना था। 1897 में सीमांत प्रदेश में विद्रोह हुआ। सीमांत मतलब होता है जो बॉर्डरी प्रदेश होते हैं वहाँ पे, यानी सीमांत प्रदेश में विद्रोह हुआ। और विद्रोह के बाद में मुंबई में फ्लैग का फैसला और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, 3 कार्य 1897 में हुआ। इनके 1897 में 3 कार्य हुए। नंबर 1 सीमांत में विद्रोह, सीमांत में विद्रोह हुआ। नंबर 2 बम्बई में फ्लैग फैला यानी अकाल पड़ा मुंबई में। और नंबर 3 इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। इंडियन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। तो 3 कार्य इनके समय में इधर हुए। और इन्हीं के समय में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना किया गया। इन्हीं के समय में विवेकानंद ने बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन और मठ की स्थापना किया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन 1899 में वायसराय बनते हैं और 1899 में वायसराय बनते हैं। 1905 तक बंगाल विभाजन के करने के पहले तक ये रहते हैं, यानी बंगाल विभाजन करने के पश्चात इनका काम खत्म हो जाता है। सर्वाधिक अलोकप्रिय यानी बदनाम, अलोकप्रिय, भारतीय दुश्मन, कई अन्य नामों से कर्जन को जाना जाता है। और सबसे लोकप्रिय वायसराय रिपन थे और सबसे अलोकप्रिय कर्जन। तो ध्यान रहे, कर्जन महोदय के समय में कई सुधार हुए और उसमें 1899 से 1900 के बीच में एक अकाल पड़ता है और यह अकाल बहुत भीषण होता है। और इस अकाल की जांच करने के लिए सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाता है और इस आयोग की रिपोर्ट के पश्चात सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया जाता है। और इस अकाल आयोग के रिपोर्ट के पश्चात इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि अकाल आयुक्तों की नियुक्ति
यानी फ्लैग कमिश्नर की नियुक्ति किया जाना चाहिए। अकाल आयोगों की नियुक्ति किया जाना चाहिए, यानी हर एक प्रांत में एक फ्लैग कमिश्नर यानी अकाल आयुक्त तो होने चाहिए। ऐसा सिफारिश सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की सिफारिश पे किया गया था। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया गया और सिंचाई आयोग सरकालीन स्कॉट मानक्रीफ स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। सिंचाई आयोग का गठन किया गया और सिंचाई आयोग के रूप में सर मानक्रीफ ने बताया कि अगर व्यवस्था सिंचाई का दिया जाए तो कृषि व्यवस्था पे सुधार किया जा सकता है। यानी कर्जन ने कृषि व्यवस्था को सुधारने की कोशिश किया था। इसको मैं भी आगे बताता हूँ। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग गठित किया गया। पुलिस आयोग का गठन किया गया सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद में इन्हीं के सिफारिश के बाद में 1903 में एक पुलिस विभाग बनाया गया और पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना किया गया, यानी सीआईडी को शामिल किया गया। सीआईडी क्या होता है? सीआईडी एक दया इन लोगों का एक सीरियल आता है, वही सीआईडी के रूप में आप समझिए। सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का इन्होंने स्थापना किया। और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया और विश्वविद्यालय आयोग का गठन सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और 1904 में ही सहकारी उदार समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी उदार समिति अधिनियम जो था, यह किसानों को अग्रिम ऋण के लिए कुछ सहूलियत देने के लिए कि किसानों को कुछ कर्ज मिल सके, उधार मिल सके, इसके लिए सहकारी उदार समिति अधिनियम बनाया गया 1904 में। और इसका मतलब केवल ये था कि किसानों को कुछ ऋण मिल सके और जिससे वह अपने खेती को कर सकें। और आगे चल करके कृषि विभाग की स्थापना किया गया और कृषि विभाग की स्थापना के लिए इसमें इन्होंने खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की स्थापना किया गया था। 1904 में कर्जन ने पुरातत्व अधिनियम पारित किया,
यानी पुरातत्व विभाग से संबंधित जो गतिविधियां थीं, पुराने खंडहरों को और अन्य पुरानी चीज़ों की खोज के लिए, देखरेख के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए कर्जन ने एक विभाग की स्थापना कर दिया था। 1904 में कर्जन के समय में ही यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत पे आक्रमण किया गया। यानी तिब्बत पे आक्रमण किया गया था यंग हस्बैंड के नेतृत्व में। यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत पे अभियान किया गया था और 1905 में बंगाल विभाजन इन्होंने किया। सबसे विवादित मुद्दा बंगाल विभाजन ही था जो कर्जन ने किया था। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया और इन्होंने बताया प्रशासनिक कारण को बता करके इन्होंने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड मिंटो जब वायसराय बनते हैं 1905 में, और 1905 में वायसराय बनने के बाद में 1906 में ही मुस्लिम लीग का गठन किया गया। यानी मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया, जिसकी अनुमति 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत किया जाएगा। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1906 में ही कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग करते हुए दादा भाई नौरोजी अपना लक्ष्य घोषित किया। स्वराज को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हो रहा था, इन्होंने अपना लक्ष्य घोषित किया स्वराज। यानी मुझे अब किसी के अंदर रहने का या गुलामी से छुटकारा पाने का सीधा अर्थ है कि मुझे स्वराज चाहिए, ऐसा नारा दिया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में उदारवादी और गर्म दल, यानी उदारवादी और गर्म दल के मध्य में अध्यक्षता को लेकर के विवाद हुआ और उसी में गर्म दल और नरम दल अलग हो गए। यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ सूरत में, इन्हीं के समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ। यानी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और स्वराज को लक्ष्य रखा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ मुख्यालय ढाका में। 1907 में सूरत का विभाजन हुआ और 1907 में ही कर्नल आलकाट के स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया। यानी एनी बेसेंट जो है अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं और कर्नल आलकाट का स्थान लेती हैं।
तो 1907 में ही ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनती हैं। 1908 में प्रेस एक्ट पारित किया गया। लॉर्ड मिंटो के समय में 1908 में एक प्रेस एक्ट पारित किया गया और सबसे बड़ा कार्य हुआ 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल देना और साथ ही मुस्लिम लीग को मान्यता। यही वो अधिनियम है, 1909 का ही अधिनियम है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपने चरम पर पहुंच गई। यानी फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर अंग्रेजों ने कार्य करना प्रारंभ किया था और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया और मुस्लिम लीग को मान्यता दिया गया। और इतना कार्य करने के पश्चात 1909 के अधिनियम के माध्यम से ही गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक भारतीय सदस्य एसपी सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा यानी एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई। यानी 1909 के अधिनियम के माध्यम से एक तरफ मुस्लिम को निर्वाचित मंडल दिया गया और मुस्लिम लीग को मान्यता दी गई और दूसरी गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एक भारतीय एसपी सिन्हा की नियुक्ति किया गया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा इन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दिया। लंदन में कर्जन वायली की हत्या कर दिया। यानी कि लॉर्ड मिंटो के समय में इतने महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अब अगले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब गवर्नर जनरल बनते हैं 1910 में, तब इनके समय में 1911 में सबसे महत्वपूर्ण तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इसमें इस बार आएंगे चार्ल्स पंचम। इनका राज्याभिषेक होना था।
यह राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ और इसी के समय में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाए जाने की बात की और जो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। यानी 1911 में बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। तृतीय दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाने की बात कही और साथ ही बंगाल विभाजन के निर्णय को निरस्त कर दिया। दो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया और इनका राज्याभिषेक यहाँ पे किया गया। अब याद है 1911 में दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन यदि प्रश्न आए कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया तो 1912 में दिल्ली राजधानी बना। 1912 में दिल्ली राजधानी बना। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 5वीं जनगणना हुआ। 1911 में पांचवी जनगणना आयोजित किया गया, जनगणना कराया गया। आपको पता है 1872 में मियो के समय में जनगणना शुरू हुआ था और 1881 में रिपन के समय में निरंतर जनगणना का प्रस्ताव रखा गया था, यानी कि परमानेंट 81 से प्रारंभ हो गया था। तो पांचवी जनगणना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में किया गया और दिल्ली प्रांत बनाए जाने की घोषणा किया गया। दिल्ली को एक प्रांत के रूप में बनाने की घोषणा किया गया और 1913 में हमारे प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। 1914 से 1918 के मध्य में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1915 में इन्हीं के समय में 9 जनवरी 1915 को हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी का भारत वापसी हुआ था। भारत वापसी बापूजी 1893 में दक्षिण अफ्रीका एक केस के सिलसिले में चले गए थे और फिर वो 21 साल के बाद 21 साल बिताने के पश्चात वो भारत वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी जी वापस आए, उसके बाद से वो भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ किए। 1915 में इन्हीं के समय में भारत आए थे। 1916 में
बनारस में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1916 में बनारस में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। और साथ ही फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई क्रॉनिकल इन्हीं के समय में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। और गणेश शंकर विद्यार्थी इनके द्वारा प्रताप नामक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। फिरोज शाह मेहता का ये पत्रिका बम्बई से और गणेश शंकर विद्यार्थी का कानपुर से यह पत्रिका प्रारंभ हुआ प्रकाशित होना। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। यानी ये गतिविधियां इन लोगों के कार्यकाल में संपन्न हुआ। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।